नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं यही सच है। यही सच है हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो आसपास हो रहा है वही सच है या इसके आसपास कुछ और भी ऐसा है जिसको सच कहा जा सकता है। यानी अगर आप बात करें, इस प्रोग्राम के अंदर हम कुछ लोगों को साथ जोड़कर, राजनीतिक दलों के लोगों को, और अगर आप बात करें सामाजिक संगठनों के लोगों को जोड़कर ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ समाज में आज हो रहा है उसके पीछे का क्या सच है। आज हम बात करना चाहते हैं उन मुद्दों की जो चर्चा में थे कल परसों, और कल परसों तक उनकी चर्चा सभी चैनल्स पे थी, सभी जगह थी, समाज में उसको लेकर चर्चा थी। सुप्रीम कोर्ट के दलित एक्ट को लेकर एक टिप्पणी के बाद सड़कों पर हंगामा हुआ और बाकायदा उसको फिर बदलने के लिए संसद के अंदर अमेंडमेंट करना पड़ा। उसके अलावा यूपी के अंदर लोग बुखार से मर रहे थे, बच्चे मर रहे थे, उनकी चर्चा थी परसों तक। यानी अगर देखें पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह के हालात थे उन पर चर्चा थी। केरल के अंदर बाढ़ के हालात थे, बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं थी, बहुत ज्यादा शोर था। उसके अलावा अगर आप बात करें, पटना के अंदर कई तरह के क्राइम हुए, बिहार के अंदर कई क्राइम हुए। कल ही वहां पर मुजफ्फरपुर के अंदर एक पूर्व मेयर को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। लेकिन आज चर्चा अगर देखें इन सबके अलावा जो है वो राफेल की है। उस राफेल की जो कि देश की सुरक्षा के लिए लिया गया था, और ये कहा जा रहा था कि हमारे देश के आसपास हमारे कुछ ऐसे दुश्मन देश भी हैं जिनसे सुरक्षा के लिए हमको राफेल जैसे विमान की जरूरत है और एक आधुनिक तकनीक वाले विमान की जरूरत है। लेकिन वही राफेल आज हमारे अपने देश की राजनीति के लिए एक मुद्दा बन गया है, एक हथियार बन गया है, बल्कि कहा जाए राजनीतिक अखाड़े का एक दांव बन गया है। राफेल को लेकर चर्चा है कि वो 54,000 करोड़ रुपए में 126 विमान लेने थे, लेकिन अब वो 58,000 करोड़ में 36 विमान ले लिए गए। कांग्रेस उसको लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है और बीजेपी उसको लेकर कहीं ना कहीं अलग राजनीति कर रही है। सवाल यह है कि टैक्स पेयर्स के जेब से जाने वाले टैक्स से अगर देखें कोई चीज देश खरीदता है तो उसको लेकर अगर राजनीति होती तो यकीनन वो वोटर कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस करता है जिसने एक सरकार को चुना या विपक्ष पर यह जिम्मेदारी आयद की कि वो विपक्ष में रहकर सही सवाल उठाएगा। लेकिन आज सवालों की बात यह है, सबसे बड़ी बात जो है जिस पर आज हम चर्चा करना चाहते हैं कि मर्यादा, भाषा की मर्यादा कहां रह गई है। हमारे प्रधानमंत्री के लिए अगर कोई अपशब्द बाहर से कहे तो यकीनन अफसोस होता है, लेकिन अगर हमारे ही देश के विपक्षी नेता उनको कमांडर इन थीफ कहेंगे तो कम से कम यह बड़ा सवाल है कि वोटर इस पर क्या कहेगा। और उसके अलावा अगर आप बात करें तो दूसरी तरफ विपक्ष के लोगों को कहा जाता है कि इसके तो पूरा खानदान चोर है। यानी आज हम बात करेंगे मर्यादा का, भाषा का, और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। क्या करप्शन वाले इस देश की परंपरा में, जहां नीरव मोदी, अगर बात करें बोफोर्स, उसके अलावा बात करें आप हर्षद मेहता, बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन शायद मर्यादा को लेकर आज तक इस हद तक कभी नहीं गए थे। आज इस पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राफेल की आड़ में मर्यादा कहां चली गई है। क्या राफेल एक घोटाला है या फिर सत्ता और पक्ष और विपक्ष की एक ऐसी लड़ाई है जिसमें वोटर को नजरअंदाज करके सिर्फ अपनी निजी खुन्नस निकालने का कोई ढंग तो नहीं है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट, उसके बाद हम अपने पैनल से आपको मिलवाएंगे। राफेल डील को लेकर इन दिनों भारत में राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चालू है, जिसको लेकर मोदी सरकार सवालों के घेरे में है। वहीं इस विवाद ने तब और तूल पकड़ लिया जब फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने कहा कि राफेल सौदे में रिलायंस का नाम खुद भारत सरकार ने सुझाया था। राफेल को लेकर बीजेपी के ऊपर लगातार हमलावर हो रहे राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर थे। इस दौरान भी राहुल गांधी ने राफेल को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति पीएम मोदी को चोर कह रहे हैं। अब मोदी जी को यह साफ करना होगा कि आखिरकार ओलांद ने उन्हें चोर क्यों कहा। इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आखिर राफेल का कॉन्ट्रैक्ट HAL से छीनकर अनिल अंबानी को क्यों दिया गया। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है हिंदुस्तान की जनता को बताओ, रक्षा मंत्री कहते मैं नहीं बताऊं। फिर सच्चाई निकली, जिस हवाई जहाज के लिए यूपीए सरकार ने 526 करोड़ रुपए की डील की, वही हवाई जहाज नरेंद्र मोदी देश के चौकीदार ने अनिल अंबानी को 1600 करोड़ रुपए के लिए दिया।
तो ही रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ये नजरिए की लड़ाई है। हम ये लड़ाई जरूर लड़ेंगे। हम देश भर में जाएंगे और राफेल पर तथ्यों के साथ जवाब देंगे। सीतारमण ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने के लिए ये अभियान चला रखा है। इसके अलावा बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राफेल डील पर राहुल के साथ रॉबर्ट वाड्रा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी साजिश के तहत इस डील को रद्द कराना चाहते हैं ताकि गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के दोस्त संजय भंडारी को व्यावसायिक फायदा पहुंचाया जा सके। राफेल को लेकर आरोप प्रत्यारोप का ये दौर शायद 2019 लोकसभा चुनाव के बाद खत्म हो जाए, लेकिन वर्तमान में सभी पक्ष एक दूसरे पर जिस तरह से हावी हो रहे हैं उससे राजनीतिक लगातार गंदी ही होती चली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज। जी हां, राजनीति गंदी होती चली जा रही है, यही आज का एक तरह से सवाल है लोगों की नजर में। अगर आप बात करें सत्ता तक पहुंचने के लिए राजनीति एक रास्ता हो सकती है, पाथ हो सकती है, तरीका हो सकती है, लेकिन अगर वो राजनीति इतनी गिर जाएगी कि एक मर्यादा को भी कहीं ना कहीं तार तार किया जाएगा तो यकीनन सवाल उठेंगे। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें सच क्या है। प्रोग्राम अभी जारी है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हम हाजिर हो रहे हैं। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। घर एक सपना होता है और इस सपने को पूरा करता है ज़रावर सीमेंट। ज़रावर सीमेंट, क्योंकि बात मजबूती की है। ज़रावर सीमेंट, कॉन्टैक्ट फॉर डीलरशिप। यही सच है में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे गिरती हुई राजनीति की। हालांकि मुद्दा बड़ा है, राफेल को लेकर चर्चा है। ये अगर बात करें, कोई पहली बार किसी करप्शन की बात नहीं हो रही है। बोफोर्स को लेकर भी सरकार तक गिर गई थी। अगर आप बात करें, कांग्रेस के ही एक नेता VP सिंह कांग्रेस में थे, लेकिन जब बोफोर्स की बात हुई तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और बाकायदा सड़क पर आकर जनता के बीच में उन्होंने बात रखी। सरकार गिरी, नई सरकार बनी। उसके अलावा और बड़े बड़े घोटाले यहां पर हुए, लेकिन भाषा की मर्यादा को अगर देखें कहीं इस तरह से नहीं हुई है। संजय गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका तारुफ करा दूं अपने पैनल के साथ। संजय गुप्ता जी हैं, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ रहेंगे उसके अलावा जनार्दन जाटव जी रहेंगे, बीजेपी की तरफ से रहेंगे। बहुत जल्द हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो जुड़ जाएंगे। उसके अलावा दीपक खजूरिया जी जुड़ेंगे हमारे साथ जम्मू कश्मीर स्टूडियो से। उसके अलावा सैयद जुनैद हाशमी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो जल्द ही उनसे संपर्क किया जा रहा है। वो न्यूज पॉइंट के एडिटर है। ये पैनल रहेगा, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं चलूंगा संजय गुप्ता जी के पास, कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की ये स्टैंड कहा जा सकता है कि विपक्ष के तौर पर वो भूमिका निभा रहा है और उसको लग रहा है कि किसी मामले में करप्शन हुआ, लेकिन क्या ये जो भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है पीएम के लिए, देश के पीएम है वो बीजेपी के या किसी पार्टी के पीएम नहीं है, पूरे देश के पीएम है। क्या कौन सा आपका ये लॉजिक है कि आप इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, आप मुझे बताइए कि भाषा के अंदर कौन सी गलत बात कांग्रेस पार्टी ने कही। हमने ये कहा कि राफेल एक देश के अंदर जो सौदा 526 करोड़ रुपए में पूर्ववर्ती सरकार ने किया था, आप उसको 16-17 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं और हम उस पर सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री साहब बिल्कुल चुप हैं। इनके मंत्री जो कंसर्न है वो कहते हैं देश की इसके अंदर सुरक्षा जुड़ी हुई है। अच्छा, टेक्निकलिटिकल पे तो हम बात नहीं कर रहे, हम पूछ नहीं रहे क्या तकनीकी बात है। तकनीकी बात पे हम विषय पे चर्चा नहीं कर रहे सभी के सामने, मगर रेट के ऊपर तो बात की जा सकती है। आप 3 गुना प्राइस पे उसी जहाज को खरीद रहे हैं और 1 साल के 2 साल के डिफरेंस में खरीद रहे हैं, तो क्या देश की जनता के सामने ये बात लाने का काम विपक्ष की पार्टी का नहीं है? और जब आप कहते हैं कि नहीं जी ये तो उसके अंदर एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ आप ठेका दिलवाते हैं जो भारतीय पार्टनर बनवाते हैं कि जो देश की एक हमारी बहुत बड़ी कंपनी थी, नवरत्न कंपनी थी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसको ये मिलना था जो ये पार्ट तय किया गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा। आज आपने उसको हटाकर के जिसने सुखोई विमान बनाया, जिस कंपनी की क्रेडिबिलिटी ये थी,
जिसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, देश की सबसे बड़ी कंपनियों में नाम है उसका, उसको हटा के आपने अनिल अंबानी जी, जिनके ऊपर बहुत सारा हजारों करोड़ रुपए का, लाखों करोड़ रुपए का जिनके ऊपर इस देश के अंदर डेप्ट है, और वो पैसा बैंक का या किसी और चीजों का वो उनको देनदारी उनके ऊपर थी। 11 दिन पहले 13 दिन पहले वो कंपनी रजिस्टर्ड हुई और आपने सिफारिश करके उसको अगर वो ठेका दिलवाया, अपने साथ बिठा करके आप उनको फ्रांस ले गए, तो क्या कहा जाएगा आप बता दीजिए। तो क्या विपक्ष को यह भी अधिकार नहीं है कि वो कहे कि आपने गलती की, वो नहीं कहे कि आपने भ्रष्टाचार किया, वो नहीं कहे कि देश का चौकीदार भागीदार है, तो हमने क्या गलत कहा है? संजय गुप्ता जी, आपको मालूम है कि अगर किसी पे आरोप लगता है, जब तक वो आरोप सिद्ध ना हो जाए उसको आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जिस भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें वो भाषा इस्तेमाल करते हुए एक तरह से अच्छा नहीं लग रहा है। हमें शर्म आ रही है किस भाषा का यूज हो रहा है। क्यों आप इतनी गिरी हुई मर्यादा से बात हो रही है? क्या हमारे देश के पीएम को इस तरह से संबोधित? मैं आजाद खालिद साहब, आपकी थोड़ी सी, आपको मैं पीछे ले जाना चाहता हूं, आपकी याददाश्त दुरुस्त करा रहा हूं कि किस किस तरह के शब्द इस भारतीय जनता पार्टी ने देशद्रोहियों के साथ मिलकर के कांग्रेस की सरकार के खिलाफ नहीं कहे। कितनी बार इन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार है, हजारों स्कैम इन्होंने गिना दिए। मुझे बता दीजिए 4.5 साल के अंदर कितनी एफआईआर उन्होंने दर्ज की है? क्या पहले भारतीय जनता पार्टी, उसके संगठन, उनके जितने सहयोगी हैं, क्या देश से इस बात के लिए माफी मांगेगा जो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार और उनके प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों के लिए आपने कहा? आज आपको तकलीफ हो जाती है? हमने क्या गलत कहा है? राउंड का लास्ट सवाल मैं आपसे मालूम करना चाहता हूं। आपने कमांडर इन चीफ कहा, आपने कहा चौकीदार चोर बन गया, ये कौन सी भाषा है? क्या बिना किसी सबूत के अदालत भी किसी को, आरोपी को एक तरह से अपराधी नहीं बनाती? देखिए आप पीएम के लिए ऐसा बोल रहे हैं, ये कौन सी राजनीति है? बहुत बेहतरीन सवाल आपने पूछा है। मैं पूछना चाहता हूं, इस देश के अंदर एक ऐसी महिला जिन्होंने राजनीति के अंदर अपना प्रधानमंत्री पद को भी ठुकरा दिया, सोनिया गांधी, और आप लगातार ये कहते रहे कि सोनिया गांधी जी के इशारे पर, उनके परिवार के इशारे पर देश के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है। मनमोहन सिंह तो उनके वो हैं, खिलौने हैं। आप किस तरह के शब्द प्रयोग करते रहे और आज आपको तकलीफ हो जा रही है जब कांग्रेस अगर इस विषय को उठाती है? आप क्या कहें? हम ये कहें देश के प्रधानमंत्री बहुत ईमानदार हैं? हम ये कहें कि जितने स्कैंडल आ रहे हैं इनके ऊपर चर्चा ना हो? अरे सर, हमने अपनी जिम्मेवारी को निभाया। हम विपक्ष, हम सीवीसी में गए हैं, हम सीएजी में गए हैं, हम तथ्य विहीन बात नहीं कर रहे हैं, हम तथ्यों से बात कर रहे हैं। इंतजार करा ना आपने किसी चीज नहीं, हमने उनके पास गए हैं, हमने अपनी तरफ से हमने विपक्ष के नाते उनको लेटर लिखा है। खजूरिया जी जुड़ गए हैं, रक्षा मामलों के जानकार हैं। दीपक जी, हम आरोप प्रत्यारोप की तो बात कर ही रहे थे, भाषा की तो बात कर ही रहे थे, लेकिन अगर आप बात करें जिस तरह के आज हालात हो गए हैं, राफेल को इसलिए खरीदा गया था देश की सुरक्षा के लिए, लेकिन जिस तरीके की राजनीति हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स हो गई है, क्या आपको लगता है जो उद्देश्य है वो पॉलिटिकल, जिसे कहना चाहिए एक मुकाबले के अंदर, वो जो रक्षा का उद्देश्य कहीं ना कहीं खत्म हो गया? आज देखिए आपका पड़ोसी पाकिस्तान एक तरह से जो हमारी हर चीज पे नजर रखे हुए, वो तक उसमें इंटरफेयर करने लगा है। क्या आपको नहीं लगता है कि देश की इंटरनल राजनीति का जो स्तर है वो गिर गया? कमांडर इन चीफ कहा जा रहा है, चोर कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं इनका पूरा खानदान चोर है। ये कौन सी भाषा है और किस तरह से रक्षा के साथ, सुरक्षा के साथ कहीं ना कहीं समझौता होता नजर आता आपको इसमें? देखिए, जाहिर सी बात है कि जब हम राफेल डील को, मतलब राफेल डील ऐसी डील है जो कि देश की सुरक्षा। जी, दीपक साहब से हमारा संपर्क शायद नहीं हो रहा है। लगता है दीपक खजूरिया साहब से नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। हम दोबारा चलेंगे दीपक जी के पास। जनार्दन जाटव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से। जनार्दन जी, सवाल यह है कि एक तरफ वो कहते हैं, ये कह रहे हैं कि आपने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया तो ये भी करेंगे। वो कह रहे हैं कि कमांडर इन चीफ हैं, चौकीदार जो है चोर है, आप कहते हैं डकैत है, आप कहते हैं उनका पूरा खानदान चोर है। ये क्या, ये करप्शन को दबाने का खेल है या ये मर्यादा को तार तार करने का खेल है? कौन सी राजनीतिक भाषा है? अब यह बयान इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि देश के प्रधानमंत्री के प्रति इनके मन में कितना जहर है। हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी जुड़ गए, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। उपाध्याय साहब बहुत बहुत स्वागत है। जी जाटव साहब, आप कुछ बता रहे थे। मैं कह रहा हूं ये इनके इस तरीके के बयान, बेतुके बयान जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, जो देश के मुकुट को, देश के सरमोर को बिल्कुल शर्मिंदा करने का काम करते हैं, विदेश की धरती पे जाके बोलते हैं, देश की धरती पे बोलते हैं, यह
बयान कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। इनके दिल के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी को लेकर जहर है, उस जहर को दूसरे माध्यम से उगलते हैं, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा विषय नहीं है, कोई ऐसा इनके हाथ में कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है जो हमारी सरकार के ऊपर इल्जाम लगाए। किसी तरह का घोटाला बताइए हमारी सरकार में, सांसद घोटाला आपकी देन है? आप बताइए, ताबूत घोटाला आपकी देन थी? आप बताइए, क्या बात करना चाहते हैं? जनार्दन जी संजय गुप्ता जी, एक सवाल। जनार्दन जी, दो सवाल उठते हैं कि देखिए, जनता जो है वो सत्ता से भी एक उम्मीद करती है और विपक्ष से भी एक उम्मीद करती है। सत्ता से उम्मीद करती है कि वो जो उसको जिम्मेदारी दी गई उसको निभाए। अगर किसी वजह से आरोप लग रहे हैं तो जैसे आरोप लगाने के बाद जेपीसी की मांग हो रही है, तो जेपीसी क्यों नहीं कराई जा रही? एक सवाल आपसे, ये सवाल है, जांच में आपको क्या तकलीफ है? दूसरी बात, आपको बताने में क्या परेशानी है? तीसरी बात, अमित शाह कह रहे हैं कि ये एक इंटरनेशनल गठबंधन बना लिया, यानी देश के खिलाफ साजिश हो रही है। अगर देश के खिलाफ राहुल गांधी साजिश कर रहे हैं या कांग्रेस या कोई भी आदमी साजिश कर रहा है, तो आप एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करा रहे? तीसरी बात, अगर राहुल गांधी ने या कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया और उनके लिए अपशब्द कहें, तो एक तो उसके खिलाफ अभी तक एफआईआर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? दूसरी बात, आप भी उसके जवाब में कहते हैं कि राहुल गांधी का पूरा खानदान चोर है। ये जो चीज है, ये कौन से ट्रेंड की तरफ जा रहा है? क्या ये राजनीति है? क्या है ये लोग समझना चाहते हैं। देखिए अजय साहब, बिल्कुल सही सवाल है आपका। हम बैठे हैं राफेल डील के ऊपर कि आपका एक सवाल था, जब आपको लगा कि इसके जो उत्तर मिल रहे हैं आपको, उस उत्तर से आपकी बोलती बंद हो रही है, तो आप विषय को भटकाने के लिए अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। अरे आप राफेल डील की बात कर रहे थे, राफेल डील के सौदे के ऊपर आप संजय जी बोलने दीजिए। देखिए, जब तक जवाब नहीं आएगा, अगर आप एक सेकंड में तीनों लोगों को कह देता हूं, हम अगर डिबेट को इस तरह करेंगे कि किसी की बात किसी के समझ में नहीं आएगी, तो शायद डिबेट का कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा। हमारा मकसद कभी यह नहीं होता है कि हम बक फैलाएं, एक हम नॉनसेंस फैलाएं। हम चाहते हैं कि एक मुद्दे पे बात हो और उसके कोई कंक्लूजन निकलने की बात हो। कम से कम लोगों को ये समझ में आए कि आखिर किस पर बात हो रही है और इसके बारे में लोगों का कहना क्या है। जाटव साहब, आप अपनी बात बताएं। जी, मैं यही कहता कि हम राफेल के मुद्दे पे बैठे हुए थे और जितनी बार देखा, देखिए राहुल गांधी जी के अपने ही बयान देख लीजिए। जैसे भी संजय भाई ने, मेरे बहुत काबिल भाई हैं, इन्होंने बोला मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की भाषा को देखना, उनके संयम को समझना भी आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपकी तरह यह नहीं कहूंगा कि आपके प्रधानमंत्री, मैं श्री राहुल गांधी जी की बात कहूं, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री को अपना प्रधानमंत्री समझते ही नहीं है। आपके राहुल गांधी मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि राहुल गांधी जी हर जगह बोलते हैं कि आपके प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री। अरे भाई, प्रधानमंत्री देश का एक होता है, वो एक रेडी वाले का, पटरी वाले का, एक मजदूर का। सवाल घुमा दिया आपने। हमारा सवाल यह था कि जेपीसी कराने में आपको क्या तकलीफ है, आपको बताने में क्या तकलीफ है? राहुल गांधी ने अगर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? और अगर वो आपके साथ ऐसा या हमारे प्रधानमंत्री के साथ ऐसा बोल रहे हैं, तो आपकी तरफ से भी जो बयान आया वो भी कहीं ना कहीं उसी तरह के, उसी ट्रैक पर जाता नजर आया। सवाल सिर्फ ये है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारी तरफ से जो भाषा बोली जा रही है और उनकी तरफ से जो भाषा बोली जा रही है, लेकिन मुद्दा तो कुल मिला के राफेल का आता है ना अजय साहब। जिस विषय पे बैठे हैं, क्योंकि ये विषय को भटकाना चाहते हैं। जब पता चला कि राफेल पे इनको सही जवाब मिल रहा है, राफेल पे इनको जो जवाब मिले उसके आगे इनके पास कोई बोलने की जगह नहीं बचती है, तो ये अमर्यादित भाषा बोल के विषय को भटका रहे हैं। मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी ने 4 सभा में एक राफेल विमान के 4 रेट बता दिए। अब मेरे पास उसके आंकड़े हैं। लोकसभा में इन्होंने बोला 520 करोड़ का राफेल आया। उसके बाद रायपुर में इनकी भाषा में बोलते कि 540 करोड़ का राफेल आया। उसके बाद जन आक्रोश रैली में ये सीधा बढ़ के 700 करोड़ रहता है। महाराज, हमको तो 1 करोड़। ठीक है, आप आंकड़े अपने पास रखिए। जनता एक सवाल पूछना चाहती है। 54,000 करोड़ रुपए में जो 126 विमान खरीदने की डील हुई थी यूपीए के टाइम में, वो आपने 58,000 करोड़ रुपए में किए, उसमें आपने सिर्फ 36 लिए। ये सवाल ले लीजिए, इसका जवाब थोड़ी देर बाद दूंगा। हमारे साथ दीपक खजुरिया जी जुड़ गए। दीपक जी, आपसे जो बात हुई थी, सुरक्षा को लेकर एक चीज खरीदी गई राफेल के नाम पर। आपको आधुनिक तकनीक से बना एक विमान खरीदना था, और वो ताकि हमारी जो सीमाएं हैं, हमारी जो एक तरह से देश की सुरक्षा है, वो सुनिश्चित हो जाए। लेकिन आज उस पर राजनीति हो रही है और इतनी घटिया हो गई है कि ऐसा लगने लगा कि ये कौन सी राजनीति है। राफेल डील जो कि देश की सुरक्षा का मामला है, इसको अब ऐसा बना के रख दिया है जैसे कि चुनावी मुद्दा हो। बिल्कुल। और चुनावी मुद्दा भी ऐसा कि जिसके नाम पर वोट बटोरे जाएं और वोट काटे जाएं। जी जी।
कृपया करके ये डिफेंस का मामला है, कम से कम ये राजनीतिक पार्टियां इसको देश की सुरक्षा से जोड़ के देखें, ना कि अपने लिए एक पॉलिटिकल मुद्दा ढूंढे उसमें से, या फिर उसको ये देखें कि चुनावी मुद्दा है और किस तरह से वोटों को अपने साथ जोड़ना है। राफेल डील में अगर कोई कमी नजर आती है तो ऑपोजिशन उस कमी को बताए, ना कि उस डील को लेकर प्रधानमंत्री और पॉलिटिकल पार्टी जो है उस पर किया जाए। और वहीं पर जो राजनीतिक पार्टी सरकार में है बीजेपी, ये डील जो है ये मोदी सरकार ने की है या एनडीए सरकार ने की है, बीजेपी ऐसे पार्टी नहीं की है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे डील्स नहीं करती है। तो कम से कम इस जो सुरक्षा की, देश की सुरक्षा का मामला है, जिसमें कोई डील हुई है देश की सुरक्षा के लिए, उस डील में अगर कमी है तो उसको संसद में लेकिन खजूरिया साहब सवाल ये उठ रहा है, लोगों में जाओ। खजूरिया साहब सवाल ये उठ रहा है कि ट्रेंड बन गया है। बोफोर्स भी हमारी सुरक्षा के लिए आई थी, लेकिन उस पर राजनीति हुई। उसके बाद आप बात करें सेना को लेकर अक्सर चर्चाएं हुई हैं, कई आरोप लगे हैं। अगर आप बात करें ताबूत घोटाला ये हुआ, ये तमाम चीजें, क्या सुरक्षा को लेकर, सेना को लेकर भी राजनीतिक इंटरफेरेंस इतना बढ़ गया है कि उस पर भी राजनीति होने लगी? सवाल यह है, आम जनता ये जानना चाहती कि देश की सुरक्षा को लेकर राजनीति कब तक होगी? एक बार की नहीं है, ये एक ट्रेंड बन गया है। मैं आपको एक बात बताऊं कि जनता, अगर आप जनता की बात करें, हम भी जनता में रहते हैं, जनता से बात करते हैं, ये सियासी लोग भी जनता से मिलते जुलते रहते हैं। जनता को इन मुद्दों को लेकर वाकई में बहुत तकलीफ होती है उनको कि देश हमारा किस ओर जा रहा है। हम अपनी देश के आंतरिक सुरक्षा के मामलों को भी चुनावी मुद्दे बनाते हैं, उनको बुनाते हैं और फिर उसी से वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर आप एक आम आदमी की बात करें तो शायद आम आदमी को राफेल डील के बारे में कुछ मालूम भी ना हो, उसको पता भी ना हो, उसने कभी पढ़ा भी ना हो। लोगों को अपने इतने ज्यादा मुद्दे होते हैं कि उनसे सुलझने का टाइम नहीं मिलता, और कम से कम ऐसे मुद्दे बनाकर आप ऑपोजिशन, बिल्कुल इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आरपी उपाध्याय जी, एज ए जर्नलिस्ट मैं ये जानना चाहता हूं कि एक सवाल बनता है कि अभी यूपी के अंदर एक खबर आई थी कि वहां पर कई लोगों की मौत बुखार से हो गई। अगर बात करें केरल की, वहां बाढ़ की बात हो रही थी, कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा होती थी। बिहार के अंदर अगर देखें, कल ही वहां पर मुजफ्फरपुर में एक मर्डर हुआ, हाई प्रोफाइल 2 लोगों का, और उसमें एक पूर्व मेयर को AK-47 से भून दिया गया। एक तरफ से सरे शाम, देर रात नहीं बल्कि शाम हो रही थी। उसके अलावा आप देखें वहां पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अगर आप बात करें, महिला सुधार गृह से मंत्री तक का बात आई, लेकिन मुद्दा बना हुआ है राफेल। राफेल भी चलिए बड़ा मुद्दा है, हम ये मानते हैं कि अगर कहीं कोई बड़ा घोटाला हुआ तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जिस अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हो रहा है उसमें आम जनता आपको कहीं नजर आती है? आपको लगता है इन तमाम मुद्दों में आम जनता को लेकर कहीं बात हो रही? क्योंकि यह सवाल इसलिए बनता है कि लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी पावर अगर कहा जाए वोटर है, सबसे बड़ा जो एक तरह से हीरो है वो वोटर है। लेकिन इसमें वोटर के नाम पर राजनीति जरूर हो रही है, लेकिन सिर्फ अगर देखें सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए। क्या आपको लगता है ये अमर्यादित भाषा जो है ये लोकतंत्र के लिए कोई शुभ संकेत है, या कहीं इससे कोई नई बात निकल के आने वाली है? देखिए, अमर्यादित भाषा कहीं भी हो, चाहे लोकतंत्र में कभी भी शोभा नहीं देता, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या विधानसभा में हो। और जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि एक होड़ सी लग गई है, यानी एक दूसरी पार्टी के वो अगर इतना नीचे जा रहा है, पीएम को कहते हैं कि वो चोर है, वो कहते हैं उसका पूरा खानदान चोर है, वो कहते हैं कि ये एक तरह, ये कौन सा क्या ट्रेंड बन गया? मैं उसी बात पे एक्चुअल में आ रहा था। आज तो कहते हैं कि मैं चोरी कर रहा हूं तो क्या हुआ, सामने वाला तो और ज्यादा चोर था। यानी अगर मौतें होती हैं, मान लीजिए बुखार में या बिना दवा के बच्चे मर जाते हैं, तो वहां कहते हैं पहले तो भाई ज्यादा मरते थे, पहले 300 मरते थे, अब की बार तो 285 मरे हैं। तो ये कहां लेके जा रहे हैं, इससे देखिए पता लगता है इनकी मानसिकता का है क्या। कि देखिए जो वायदे होते हैं, चाहे वो कोई भी सत्ता पक्ष में जब सत्ता में आता है तो बहुत सारे वायदे करके आता है, और जब वायदे पूरे नहीं कर पाता, डिलीवरी हो नहीं पाती ग्राउंड लेवल पे, तो वो मुद्दों को भटकाते हैं। फिर वो दाएं बाएं, वो जाति पर, धर्म पर, प्रांत पर, देश पर, राष्ट्र पर, जहां मतलब है ना कोई डिलीवरी का कोई वो नहीं है, पैरामीटर नहीं है, वहां लेके चले जाते हैं। रहा राफेल का, देखिए राफेल नो डाउट एक अच्छा लड़ाकू विमान है और देश को बहुत सख्त जरूरत उसकी है। और पीछे में एक चैनल पे था तो वो काक साहब बता रहे थे कि देखिए उसमें सेना का कह रहे हैं ना, सेना का या वायुसेना का कहीं कोई रोल नहीं होता उसमें। जो भी निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं वो मिनिस्ट्री का काम होता है, मिनिस्ट्री उनसे एक जरूर कंसर्ट लिया जाता है कि किस तरह का है और क्या है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। और मान लीजिए राफेल है, राफेल पर अगर मैंने कोई चोरी नहीं की तो मुझे क्या दिक्कत है, मैं कहूँ जेपीसी से जांच करा लो, जिससे सीबीआई से आईबी से जहां जांच कराना चाह रहे हो करा लो। वो कहीं ना कहीं एक शक जो क्रिएट करता है, वो ये क्रिएट करता है जेपीसी नहीं, क्यों भाई क्या प्रॉब्लम है,
जब मैंने कोई चोरी नहीं की है। SC/ST एक्ट में तो यहां तक एक प्रावधान है कि कंप्लेंट हो जाए तो कोई इंक्वायरी नहीं है, पकड़ के बंद कर दो। वो आपने ही पारित किया है। और यहां जब बात आती है, हम कहते हैं कि आप ईमानदार हैं। मुझे नो डाउट, मैं मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ईमानदार हैं। तो देखिए, ये कह देने से नहीं होगा कि मैं कह दूं मैं ईमानदार हूं। मुझे उसके पक्ष में उस तरह का आचरण और उस तरह की जो भी वो उनसे उतरना पड़ेगा, उन पैरामीटर पर अपने आप को खरा साबित करना पड़ेगा। ठीक है जनार्दन जाटव जी, क्या तकलीफ है अगर आप ईमानदार हैं, जैसा वो खुद भी कह रहे हैं, तो ऐसी बात करने में या जांच कराने में, जेपीसी कराने में कोई क्या आड़े आ रहा है? आपकी बात बिल्कुल सही आजाद जी। जैसा कि आपको पता है कि राफेल की डील लगभग पूरी तय हो चुकी है और 2019 में पहला राफेल सितंबर में आने वाला है। इन चीजों को देखते हुए ये जैसे मुद्दे बना रहे हैं, जैसा माहौल पैदा करना चाह रहे हैं, आज हमारे देश को राफेल की सख्त जरूरत है। इस तरह की राडार की, इस तरह की मिसाइल, हमारे एयरक्राफ्ट की हमारे देश को जरूरत है। जिस समय हमारे पड़ोस के दो मुल्क परमाणु शक्ति से लैस और हमारे ऊपर गिद्ध की तरह निगाहें जमाएं, क्या हमारे देश को राफेल की जरूरत नहीं है? क्यों आप देश को उस जरूरत से किसी को इनकार नहीं है, उस जरूरत से न सेना को इनकार है, न जनता को इनकार है, न राजनीतिक दलों को इनकार है। कोई मना नहीं कर रहा। बिल्कुल, बॉफोर्स की इंक्वायरी होती, बॉफोर्स यहाँ चली भी और उसका इंप्लीमेंटेशन भी हुआ सब कुछ। तो राफेल आए, ठीक है, उसके लिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात है देखिए कीमत, रख रखाव, उसके जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, जो चीजें टेक्निकल हैं, उस पर यह नहीं पूछा जा रहा कि कौन सी मिसाइल लगी है, उसमें कौन सा अभी रडार लगा है, यह जनता नहीं जानना चाहती। न कोई रक्षा से जुड़ा मामला है, इस मामले में कोई क्वेश्चन आपसे कर रहा है। क्वेश्चन सिर्फ एक ही है आपसे कि भी कीमत, मान लीजिए इसकी कीमत 2 रुपए थी तो आपने 4 रुपए में क्यों खरीदा, यही पूछा जा रहा है आपसे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर था। ठीक है दीपक खजूरिया जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता कभी नहीं करना चाहेगा और देश के अगर रक्षा के बजट को लेकर देखा जाए तो हमारी बड़ी जरूरत है और उसको हम खर्च भी करते हैं। टैक्स पेयर्स की जेब से जाता है, देश की जेब से जाता है, देश का पैसा है। सवाल यह है कि राफेल को हमने इतना हाईलाइट कर दिया, इतना पोलिटिसाइज कर दिया कि अब पाकिस्तान भी उस पर दिलचस्पी ले रहा है। अगर राहुल गांधी कोई ट्वीट करते हैं या कोई बयान देते हैं तो उनका वीडियो बाकायदा वहां से शेयर किया जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ से बताया जा रहा है कि ये वीडियो देखिए, ये एक चीज है। अगर आप बात करें, इसको देखें, एक घुसपैठ का नया स्टाइल नजर आ रहा है कि पड़ोसी देश, जिसकी वजह से हमको लगता है कि राफेल जैसी चीजें हमारे पास होनी चाहिए, वही पड़ोसी अगर अब राजनीतिक घुसपैठ करने लगा है, दखलंदाजी करने लगा है, इसको क्या मानते हैं आप? इसके लिए जिम्मेदार हमारे राजनीतिक दल है या उसको इसका एक मौका मिल गया है कि इसमें वो इंटरफेयर कर सके? दीपक खजूरिया जी के पास हम दोबारा चलेंगे। हमारा यही सवाल था, संजय गुप्ता जी, आपने ऐसा माहौल क्यों बना दिया, आपकी पार्टी ने ऐसा क्यों माहौल बना दिया कि आपने जो सबसे बड़ा पद है उसको लेकर अगर देखें कहीं ना कहीं आपने उनको अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, पड़ोसी को मौका दे दिया कि वो वहां पे इंटरफेयर कर रहा है, ताक झाक कर रहा है, आपके ट्वीट पे नजर कर रहा है, आपकी वीडियो पे नजर रखी हुई है। तो क्या लगता है जो अमित शाह कह रहे हैं कि आपने एक इंटरनेशनल गठबंधन बना लिया है, देश में तो आपका गठबंधन किसी से हो नहीं पा रहा है, मायावती आपके साथ नहीं जाना चाहती, ममता आपके साथ नहीं जाना चाहती, आपके साथ समाजवादी नहीं जाना चाहते, लेकिन पड़ोसी देश आपके साथ गठबंधन बना रहा है, ऐसा आरोप है। क्या आप खुद चाहते हैं या कहीं ऐसा एकदम हालात बन गए? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं आजाद खालिद साहब। देखिए, ये जो स्तर आया है, ये स्तर लाने वाले लोग कौन है? आप 2014 से पहले चले जाएं, आप देखिए किस तरह के बयान, किस तरह की भाषा का प्रयोग, यानी वो करेंगे तो आप भी करेंगे। मैं सर उस पर कौन सा जस्टिफिकेशन है? मैं सर अगर कोई और बदतमीजी करेगा तो आप भी करेंगे, ये क्या मैं आपकी बात पे आ रहा हूं सर, मैं एक बार उसको संदर्भ को जोड़ रहा हूं खाली। अच्छा, कि जो आप जब एक उंगली हम दूसरी एक चीज तय करिए आप, नहीं मैं या तो आप उस दौर का बदला ले रहे हैं, गलत कहा? नहीं, मैं कह रहा हूं आप गलत और सही की बात छोड़ दीजिए। आप या तो ये बताइए कि उस जमाने में, जैसा कि आप कह रहे हैं, उस जमाने में बीजेपी ने अगर ऐसा किया तो आप वही भाषा का इस्तेमाल करेंगे? मैं आपको समझाने का दोबारा प्रयास तय करिए। मैं दोबारा प्रयास करता हूं कि जब देश के, मुझे मत समझाइए, जनता को समझाइए। देश को, जनता को समझा रहा हूं कि जब देश का प्रधानमंत्री हटा देता है रक्षा मंत्री को पीछे और देश के अंदर से देश के एक उद्योगपति जिसकी साख ठीक नहीं है, जिसको कोई उस सेक्टर के अंदर नॉलेज नहीं है, अनिल अंबानी जी को अपने जहाज में बिठा के फ्रांस ले जाते हैं और वहां जाके आनंद फानन के अंदर वहां पे सौदा करते हैं, उसकी कीमत 3 गुना तय हो जाती है और जो रक्षा का सौदा जो HAL को मिलना चाहिए था वो रिलायंस इनको एविएशन को मिल जाता है। तो क्या आप मुझे बताइए, विपक्ष के नाते हम सवाल ना उठाएं और उसमें हम ये ना कहें कि भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार के अंदर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री इन्वॉल्व हैं? यदि हम गलत हैं
तो प्रधानमंत्री जी को मौका हमें सिद्ध कर दें हम गलत हैं। अच्छा, जेपीसी बनाएं, सीबीसी को जवाब दें, देश की जनता के सामने आके जवाब दें, क्यों चुप है देश के प्रधानमंत्री। तो हमने इसके अंदर क्या गलत कह दिया कि भ्रष्टाचार में देश का चौकीदार इसके अंदर भागीदार, हमने क्या गलत कह दिया? लेकिन आप थोड़ा सा भूल रहे हैं, संजय भंडारी का नाम याद है आपको? जी। कौन है ये? आप उनको लेके जाना चाहते थे, ये रॉबर्ट वाड्रा के नजदीकी बताए जाते हैं, बीजेपी का ये आरोप है। आप भी उनको इन्वॉल्व करना चाहते थे, अगर इन्होंने अनिल अंबानी को इन्वॉल्व कर लिया है तो आप भी करना चाहते थे, ऐसा कुछ आरोप लग रहा है। खाली साहब, मैं 2014 के पीछे जाना चाहूं तो आपको इतराज हो जाता है सर। और ये भंडारी कहां से आ गया, पता नहीं कौन आदमी है, कब की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम है, ये सीधा 47 तक पहुंच जाते हैं, यहाँ पे आपकी आवाज कमजोर हो जाएगी क्योंकि आपको नहीं पता। अरे भाई 2014 के बाद की बात बताओ, 2014 के बाद का आप जवाब दे दो कि आपने इस देश को आज पेट्रोल के क्या रेट हैं आप नहीं बता रहे, आप नहीं बता रहे कब कम करेंगे। अरे भाई आज डॉलर का रेट हो गया, आप नहीं बता पा रहे हैं। देश के डेवलपमेंट का क्या हाल है, बेरोजगार का क्या हाल है, 1500 करोड़ रुपए का जो ठीक है, 17 पैसे तो ठीक है, बता दीजिए 1500 करोड़ रुपए का क्या है, अली बाबा और 40 चोर की टीम है, इसकी सुरक्षा चोर की टीम है। आज देश सवाल आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको देश अरे हम तो जवाब देते हैं भाई, आप जवाब पूछना कहां चाहते हैं? हम तो 6 महीने से आपको जवाब दे रहे हैं, चैनल पे आपको जवाब दे रहे हैं। दीपक खजूरिया जी, आपने दोनों बातें सुनी, मेरा सवाल आपसे सीधा एक ही है, दोनों राजनीतिक दलों के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। खजूरिया साहब, आप सुन रहे हैं हमारी बात? दीपक खजूरिया जी, दीपक खजूरिया जी, आप हमारी बात सुन रहे हैं? मैं इन दोनों राजनीतिक दलों की बात लेकर हमारे साथ दीपक खजूरिया जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ। मैं उनसे जानना चाहता हूं, आज मुझे लगता है दीपक खजूरिया जी आपकी बात बहुत रेलेवेंट हो जाती है, बहुत जरूरी हो जाती है। आप सुन रहे हैं हमारी बात? आवाज आ रही है आपको? बताइए आप जी। दीपक जी, एक सवाल उठता है दोनों पार्टियों को लेकर, आरोप लग रहा है कि बीजेपी ने अनिल अंबानी को साथ ले गए, उस आदमी को ले गए, उस उद्योगपति को ले गए जिसकी कंपनी का एक्सपीरियंस ही 12 या 13 दिन था। एक सवाल, क्या यह देश की सुरक्षा से समझौता के तौर पर देखा जा सकता है? एक सवाल। दूसरा, कांग्रेस ने ऐसे हालात बना दिए कि आज पाकिस्तान, जिस देश की वजह से हमको ऐसी सुरक्षा तकनीक की जरूरत पड़ी, आज वो उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। एक तरह से नजर रखे हुए ट्वीट पर, हमारी वीडियो पर, राहुल गांधी की वीडियो को वो बाकायदा जोड़ के देखना चाहता है, वो हैशटैग करके आगे बढ़ाना चाहते। क्या ये पूरी तरह, दोनों दलों की बात कर रहा हूं, क्या ये देश की सुरक्षा से कहीं समझौते के तौर पर या कहीं ना कहीं खतरे के तौर पर या सवालों के दायरे में देखा जा सकता है? देखिए, ये जो आपने बात कही और मेरे जो कांग्रेस के यहाँ साथी हैं ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अनिल अंबानी को बिठा के ले गए और डील कर दी। हालांकि ये बहुत बड़े मामले हैं, शायद सरकार के बीच के मामले हों और हम चाहे पत्रकार भी हैं इसमें दखल नहीं दे सकते वैसे, मगर साफ बात यह है कि इस सरकार पर काफी आरोप ये लगे हैं कि बड़े बड़े जो व्यवसायी हैं उनके क्लोज होने के। ये इस सरकार पे पिछले 4 साल पे काफी सारी डील्स पे आरोप लगे हैं। मगर जब मामला सुरक्षा का आता है देश का, तो ऐसी कोई भी चीज अगर हुई है तो इसकी मतलब ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मगर जो आपने नाम लिया था एक संजय भंडारी का, और वैसे एक आरोप कांग्रेस पे भी लगते रहे थे कि उनको इन्वॉल्व करने की बात होती रही थी। इस तरह के आरोप चाहे दोनों पार्टियों पे है, एक पार्टी दूसरे पे लगा रही है या दूसरी पहले पे लगा रही है, मगर सुरक्षा, देश की सुरक्षा से कभी भी जो हमारे विरोधी मुल्क है, पाकिस्तान या बाकी कोई हो, उनको खेलने का मौका ना दें। कम से कम देश की सुरक्षा के मामले में आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकिए राजनीतिक रोटियां, मगर कम से कम वो जवानों के ताबूतों पे ना सेको, वो जवानों की लाशों पे ना सेको, वो बॉर्डर की फायरिंग पे ना सेको, और वो कम से कम देश की सुरक्षा के मामले में ना सेको। आप राजनीतिक रोटियां सेको अपनी राजनीति पे, कम से कम जो एक आम जनता को समझ आए और उसमें आप वोट बटोरो। मगर ये बहुत संगीन मामले हैं, बहुत बड़े मामले हैं, देश की सुरक्षा का मामले जुड़े हैं। कम से कम मौका ना दे विरोधी देशों को कि वो हैशटैग लगाकर हमारे ही देश के नेताओं के ट्वीट वापस करें और ये देखें कि अंदर क्या हो रहा है। यानी खजूरिया साहब, आप बिल्कुल, ये बात है कि दोनों दलों को आप वॉकओवर नहीं दे सकते, दोनों दलों से सवाल पूछा जाने का शायद ये समय है कि कम से कम आप ऐसे काम ना करें, ऐसी राजनीति ना करें जिसकी वजह से
देश की सुरक्षा कहीं ना कहीं चर्चा में आए, पड़ोसी को मौका मिले, और अगर देखें कहीं ना कहीं सरकारों की नीति और खासतौर से जिसे कहने कोई ठोस पॉलिसी ना होने की वजह से भी कई चीजें होती हैं। जैसे पाकिस्तान को लेकर बात है, अगर वहां पर कोई ऐसी चीज हमारे यहां हो रही है और वो नजर बनाए हुए, तो ये बड़ी गंभीर बात नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, ये और इससे गंभीर मामला आप देखिए ना, साफ सी बात है, चाहे सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, राफेल डील वाकई में बहुत सही डील है, प्रधानमंत्री पे हम सवाल नहीं उठाते कि प्रधानमंत्री पे कोई दाग है, बिल्कुल ईमानदारी से चाहे काम कर रहे हैं, मगर बात तो एक है कि बड़े व्यवसायी घरानों से इस सरकार के लोगों के नाम जुड़ते रहे हैं। अभी हाल ही में हमने देखा विजय माल्या को बाहर ले जाने का, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन के मामले में ऐसा हुआ या ना हुआ, मगर अगर नाम जुड़े कहीं ना कहीं तो आप क्यों इन्वॉल्व करते हैं ऐसी चीजों को, खास तौर पे जब देश की सुरक्षा का मामला है, आप उन चीजों में ना जाएं। एक आरोप कांग्रेस का यह भी है खजूरिया साहब कि एचएएल को हटाकर रिलायंस को जोड़ा गया। रिलायंस को जोड़े जाने के पीछे कई आरोप हैं। हालांकि यह भी एक आरोप है जो फ्रांस के जो पूर्व राष्ट्रपति है उन्होंने जो सफाई दी है या जो उन्होंने कहा है उसकी भी एक वजह थी, उनकी कोई नजदीकी थी कोई महिला जूली गाइड करके कुछ ऐसा नाम बताते हैं कि उनको भी प्रमोट करने में रिलायंस एंटरटेनमेंट का कई रोल रहा, ऐसे आरोप भी रहे हैं खासतौर से। उसके बाद उन्होंने डिफेंसिव होकर यह बात कही है। क्या एक ऐसी कंपनी जिसका इस क्षेत्र में खासतौर से डिफेंस में कोई रोल ना हो या कोई एक्सपीरियंस ना हो, मैं एक्सपीरियंस की बात करना चाहता हूं, एचएएल के मुकाबले में रिलायंस का एक्सपीरियंस यकीनन बिल्कुल जीरो की तरह होगा, क्या इस तरह की डील में अगर ले जाते हैं जो कांग्रेस का आरोप है वो कहीं खड़ा होता नजर आता है आपको? देखिए, कांग्रेस के आरोप जो हैं आरोप सही हो सकते हैं, मगर कांग्रेस कम से कम इतनी कोशिश तो ना करे कि अब वो आरोप लगाकर पूरी दुनिया को बताएंगे और विरोधी मुल्कों तक ये जाएंगे और विरोधी मुल्क आके हम फिर हमारी सरकार पर हमारे देश की सरकार कौन से विरोधी मुल्क के पास गए? नहीं इतराज है, आप गलत शब्द कह रहे हैं। कम से कम ये आपको सुन लेते हैं संजय जी, देखिए हर जगह राजनीति में खजूरिया को सुन लेते हैं। आप बता दीजिए ना कौन से जगह पे हम गए? एक सेकंड संजय जी सुन लेते हैं। मेरे साथ राजनीतिक बहस ना करें और मैं जो आप गलत कह रहे हैं, देश के नहीं आप ऐसे बयान ही ना दें। नहीं, आप मुझे बताइए किसके पास गए? पाकिस्तान? संजय जी मैं आपके पास भी आता हूं, मैं आपके पास भी आता हूं, लेकिन खजूरिया साहब की बात जो है वो पहले पूरी हो जाने दें। हमारे लिए आज जो है सबसे इंपॉर्टेंट आदमी अगर देखें पत्रकार के तौर पर उपाध्याय साहब और खजूरिया साहब है। आपको तो राजनीति करनी है। संजय जी बहुत साफ बोल रहा हूं जी। खजूरिया साहब आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जनता सुनना चाहती है। मैं वही कह रहा हूं कि कम से कम राजनीति जो है वो हमारे साथ ना करें। मैं जो बात कह रहा हूं उसको समझे, उसकी डीप मीनिंग समझे, उसकी गहराई में जाएं कि हम जब आज ये बोलते हैं कि आपका प्रधानमंत्री, तो क्या कांग्रेस भारत का हिस्सा नहीं है? क्या कांग्रेस भारत की पार्टी नहीं है? क्या हम सभी भारतीय नहीं हैं? तो जब भारत का प्रधानमंत्री है वो हमारा प्रधानमंत्री है, सबका प्रधानमंत्री है। हाँ, बीजेपी आपकी पार्टी नहीं हो सकती, मेरी पार्टी नहीं हो सकती, मगर प्रधानमंत्री बिल्कुल खजूरिया साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। जब तक चुनाव में जाते हैं तब तक वो किसी पार्टी का कैंडिडेट होता है, लेकिन जीतने के बाद वो देश के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। देश भी सबका है। ठीक है संजय गुप्ता जी, अब आप रिएक्ट करें। आपके ऊपर जो ये आरोप है कि आपने ऐसे हालात बना दिए कि दुश्मन देश, जिसको हम घोषित तौर पर कह चुके हैं कई मामलों में, अभी आप देखें 2-3 दिन पहले अमेरिका से भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान को यहां पर होने वाले डिस्ट्रक्शन की जितनी भी एक्टिविटी है उसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार ठहराया गया। उस देश को अब मौका मिलने लगा। ये ठीक है आप वहां नहीं गए, हम मान लेते हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि मणिशंकर अय्यर वहां जाके बोलते हैं कि हमको जिताइए, मोदी को हटाइए, उसके बाद तमाम तरह की बातें होती हैं। ये सब क्या है? पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आता। आपके सिद्धू साहब कहते हैं कि करतारपुर बॉर्डर खोलने की मेरी बात हो गई है। ये कौन सा लिंक है जिसको लेकर अमित शाह का भी आरोप है कि आप इंटरनेशनल जो है गठबंधन बना चुके हैं, आपको वहां से कंपेनिंग हो रही है? ये तो आप खुद ही मौका दे रहे हैं ना। आजाद साहब बिल्कुल गलत आरोप हैं, मैं इसका खंडन करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस को किसी भी समाज के किसी पत्रकार से, किसी मीडिया से, किसी आदमी से, किसी पार्टी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो सर्टिफिकेट 44 सीटें देके दे दिया है, वो देश की जनता ने आपको 44 सीट देके दे दिया है। जो सरकार पूर्ण बहुमत वाली होगी उसे 44 सीटें मिल जाए, अभी भी उसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो आपकी सोच पे ताज्जुब होता है। नहीं, आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप पाकिस्तान से हमारा गठबंधन, आप उस आदमी को देखिए जो देश का प्रधानमंत्री होकर के एक सजा याफ्ता प्रधानमंत्री के यहाँ अचानक मिलने चला गया, मीडिया उस पर बात नहीं करती। आप मुझे बता दीजिए, आपके पास एक तथ्य हो, आप सिद्ध कर दीजिए। मैं चैलेंज करता हूं आपके टीवी के माध्यम से
कि पाकिस्तान के अंदर जाकर के हमने कोई उनसे समर्थन मांगा हो। अरे जब आप गलती करेंगे तो दूसरा आदमी उस पर बोलेगा, आप मौका क्यों देते हैं? क्यों जेबीसी नहीं बनाते? क्यों उसके ऊपर आप जांच नहीं कराते हैं? आप कांग्रेस लगत, आप मुझे बताइए, हम विपक्षी पार्टी है, हम देश में ये बात ना उठाएं। आप 526 करोड़ रुपए का अगर एक जहाज अगर 1600-1700 करोड़ में खरीदते हैं, अब सवाल ना उठाएं, क्या करें? चुप बैठे, क्या चाहते हैं आप? आपका सवाल समझ में आता है। संजय भंडारी का अगर नाम आया है तो आपको नाराजगी है। इससे बाहर जाके क्या काम नहीं, बता दीजिए ना आपसे। हमने कौन से विदेश में जाके सेमिनार किया है? संजय जी, हमने किससे समर्थन मांगा है? ये गलत बयानी है। एक मुझे वाकया याद आता है, एक आदमी शर्त हार जाता है जी, उससे जब कोई समझाता है तो कहता है साहब हार तो मैं गया हूं लेकिन मानूंगा नहीं। आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपको संसद के अंदर आपको देश की जनता आपको संसद के अंदर विपक्षी भूमिका निभाने के लिए भी सीटें नहीं मिली है। आपको आप सर्टिफाइड विपक्ष नहीं है। आरबी उपाध्याय विपक्ष और क्या है? आरबी उपाध्याय, ठीक है, आरबी उपाध्याय जी, आप देख रहे हैं राजनीति का स्तर देख रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे जनता से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत देखें, मीडिया से भी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत देखें, आप एक राजनीतिक दल की हिम्मत देखें। आप कहते हैं पाकिस्तान से मिला सर्टिफिकेट चाहिए। देखिए होता क्या है, जब अहंकार आ जाता है, कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो अहंकार का उसी अंत जो होता है ना, वो अच्छा नहीं होता। और मैं नहीं कह रहा, ये तो भी सर्व विदित है ये चीजें। तो इस तरह का अहंकार देखिए, ऐसा नहीं है, पत्रकार भी एक वोटर होता है, वो भी कहीं ना कहीं एक वोट कास्ट करता है और इस देश का नागरिक है। वो सर्टिफिकेट आपको जरूरत है वोट की, आपको नहीं जरूरत है, वो आपका एक मैटर हो सकता है। लेकिन कुछ चीजों में देखिए, जो सामाजिक सरोकार हैं वो आपको भी मानना हो। मणिशंकर अय्यर आपकी पार्टी के हैं, उन्होंने ही पाकिस्तान में जाके कहा था। ये कोई मीडिया अपने आप अनर्गल बातें नहीं कर रहा है। मैं कह रहा हूं, मैं कोई नाम ले रहा हूं, कोई ऐसा ही नहीं है कि मैं जो काल्पनिक कोई बात मैं कह रहा हूं। देखिए, एक सगल न बनाए। ये देश है, देश की बात करें, देश के मुद्दों की बात करें, यहाँ के आवाम की बात करिए। आप पाकिस्तान दोनों तुम दोनों को सूट मेरे ख्याल से करता है, कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी। बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं होता तो वो भी पाकिस्तान और जिन्ना के पास पहुंच जाते हैं। वही हालात आप कर रहे हैं कि आपको जब यहां नकार दिया जाता है तो आप पाकिस्तान में जाके समर्थन मांगने जाते हैं या वोट मांगने जाते हैं या सरकार। संजय गुप्ता जी, एक मिनट संजय गुप्ता जी, आपको मैं अब आपके पास ही आऊंगा। पहले मैं आरबी उपाध्याय जी की सुन लेता, फिर मैं आज आपके पास ही आऊंगा जी। उपाध्याय साहब, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वेदित करती हैं। देखिए, आपने भी कहा था आप भी उतनी डिलीवरी नहीं दे पाए। आज जितनी छटपटाहट आपके अंदर है, अगर सत्ता में रहते हुए अगर इतनी छटपटाहट होती तो आज परिणाम कुछ दूसरे होते। ठीक है, और वही उपाध्याय साहब मैं आपको रोकना चाहूंगा, बहुत माफी के साथ, बहुत माफी के साथ, तो इनको सारी बात चैलेंज करता हूं संजय जी के बिहाफ पर। जेके 24/7 न्यूज के इस मंच से संजय जी, आपने कहा आपको पत्रकारों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पहले पूरी बात सुनना, पहले पूरी बात सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए। अगर आप अपनी बात पे कायम है और आज मर्दों की तरह आप यहाँ पे वादा करें कि आज के बाद कांग्रेस की कोई मीडिया पे नहीं आएगा, कोई प्रवक्ता नहीं आएगा, या तो आज अपनी बात को आप खंडन करें या फिर आज ये ऐलान करें कि कांग्रेस आज के बाद कोई अपना प्रवक्ता किसी मीडिया हाउस पे नहीं भेजेगा। दो बातें। एक मिनट, जनार्दन जी खामोश रहें जी, बताइए। संजय जी, आपको चैलेंज है, मैं सारी डिबेट आज सिर्फ संजय जी आपसे करना चाहता हूं। मैं आपको, आपने कहा ना मीडिया की जरूरत नहीं है, ऐलान करिए आज आप पूरी बात को ध्यान से दोबारा सुनिए, दोबारा सुनाइए, देख लीजिएगा जी मैंने क्या कहा। जब आप ये बैठ के ये कहते हैं चैनल के ऊपर, जब छोड़िए आप अपनी बात पे आइए। मैं उसी पे तो आ रहा हूं, आपकी बात पे तो आ रहा हूं, उसी से तो मेरी बात जुड़ी हुई है। आपने कहा कि पाकिस्तान, मैंने आपसे कहा हमने कोई पाकिस्तान का समर्थन नहीं मांगा, कांग्रेस कोई देशद्रोही पार्टी नहीं है। और मैंने आपको ये कहा कि भाई साहब मैं ये चैलेंज करना चाहता हूं कि कांग्रेस का देशद्रोह नहीं है, और देशद्रोही पार्टी अगर कोई कह रहा है उसके बावजूद भी तो हमें उससे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैंने ये कहा है, मैंने किसी मीडिया का नाम नहीं लिया, मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैंने आपके चैनल का नाम नहीं लिया। मैंने सिर्फ ये बात कही है कि जब ये लगातार बार बार रिपीट बात एक ही आ रही है कि कांग्रेस की पाकिस्तान से मिली भगत है, या तो आप सिद्ध करें, आप सिद्ध कर दीजिए। हमारा हमने आप लोग सिर्फ शोर मचाना ही जो है ना सच नहीं होता है। मेरी मजबूरी है, मेरे चैनल की मजबूरी है कि आपको हम गेस्ट के तौर पे बुलाते हैं। आप हमारे सम्मानित गेस्ट हैं, जनार्दन जी, आप हमारे सम्मानित गेस्ट हैं, ये हमारी मजबूरी है। नहीं तो जो आप कहते हैं ना आपको मीडिया की जरूरत नहीं है, आज आप मैंने कभी नहीं कहा, आगे चलते हैं। आपने कभी नहीं कहा, आपकी बात हमने ले ली, कोई बात नहीं, हम भी इस बात से हटते हैं। लेकिन जनार्दन जी, आपकी पार्टी सत्ता में है, सत्ता की एक जिम्मेदारी होती है।
आरोप लग रहे हैं, जेपीसी की मांग हो रही है। जेपीसी को कराने में आपको क्या तकलीफ है? बस एक सवाल, और अनिल अंबानी पे हम नहीं जा रहे हैं, आप उनको क्यों ले गए, आपका क्या पैमाना था, क्या क्राइटेरिया था, वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन जेपीसी में क्या दिक्कत है? जेपीसी का यही, मैं पहले एक चीज क्लियर कर दूं, इनका संजय जी बार बार एक क्वेश्चन, फिर आप वहां मत जाइए, आप पहले सवाल पे आइए। सवालों से भागते हैं, अभी जब इनसे सवाल किया तो ये सवाल कहीं और ले गए, आप सवाल पे आइए। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि जब एक डील पूरी फाइनल हो चुकी है और उस डील के तहत देश में 2019 सितंबर में राफेल विमान आने वाले हैं, तो ये देश की सुरक्षा को लेकर खत्म हो गया, 24 तारीख है, 6 दिन बचे हैं, राफेल आ चुका है। आपकी नॉलेज में बता दूं, जानकारी लेकर आया करिए, जब आप कम से कम आया करें प्रवक्ता बनके। बिल्कुल, उसका एक ट्रायल भी हो चुका है। खजूरी साहब, ये जो राजनीति का स्तर है कि बात कहीं पलट गए, लेकिन अगर मैं बात करूं, मैं कांग्रेस का या बीजेपी का किसी का ना मैं प्रवक्ता हूं ना किसी का हम विरोधी हैं, हम बात जेन्युइन करना चाहते हैं, लेकिन आप देखें जिस तरीके की राजनीति हो रही है, क्या लगता है आपको कि राफेल जैसे मुद्दे पर या बुफर जैसे मुद्दे पर या और मुद्दों पर भी हम जब राजनीति करते हैं और कहीं ना कहीं इस तरह से गिर के राजनीति करते हैं, तो क्या हम बार बार कहते हैं, आज भी अगर हम चैन से सोते हैं तो देश की सीमा पर हमारे जो फौजी अपनी जानों को दांव पर लगाकर रहते हैं, वो अगर वहां रात दिन उनको सिर्फ एक बात का इंतजार होता है कि छुट्टी मिलेगी तो घर जाएंगे, और अगर उधर से आएगा तो मौत आ सकती है। ये जिंदगी और मौत का जो खेल है, इसमें क्या हमारी राजनीति उन जवानों को कहीं अपमानित करती नजर आती है आपको? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मेरे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उपाध्याय साहब, उन्होंने भी इस बात को बहुत तरीके से बहुत अच्छे से समझाया। अब बात इतनी है कि क्या हमारे राजनीतिक मित्र जो है यहाँ पर दोनों प्रवक्ता, वो इस बात को समझें कि हमेशा से मैं ये बात कहता हूं, हमने जब डिफेंस कवर किया है, हमने जवानों को मतलब देश के लिए लड़ते जज्बा देखा है, उनको मरते देखा है, शहीद होते देखा है। आप उनकी शहादत पर कम से कम राजनीति ना करें, आप देश की सुरक्षा पे राजनीति ना करें। देश की सुरक्षा के लिए जो चीज जरूरी है वो जरूरी है। हाँ, विपक्ष को पूरी राइट्स हैं कि वो इस मामले को उठाए अगर उन्हें कहीं कमी नजर आती है, मगर उसके लिए आपके पास प्लेटफॉर्म है। आप संसद में, आपके पास 44 सांसद हैं, अब शायद 1-2 बढ़ गए हैं, आप वहां जाकर उठाएं ये मामला। और सरकार को भी चाहिए कि एडामेंट ना हो। अगर सरकार साफ है अपनी जगह, वो ये कहते हैं कि हम साफ हैं, तो उनको भी एडामेंसी नहीं दिखानी चाहिए। चाहे सरकार मेजॉरिटी की है, मगर सरकार मेजॉरिटी में हो, उसके बावजूद भी सरकार को विपक्ष की बात सुननी चाहिए, उसकी मांग पे चलना चाहिए। और देश की सुरक्षा के मामले बहुत सीक्रेट होते हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन भी सीक्रेट होती है, बड़े तरीके से चलनी चाहिए। ये ऐसे आज जो राजनीति हमारी ओछी राजनीति हो रही है, ये राजनीति ठीक नहीं है देश के लिए। हम भी देश का हिस्सा है, मीडिया भी देश का हिस्सा है। मीडिया को कृपया आप राइट और लेफ्ट में ना बांटे, मीडिया को अनबाइज्ड रहने दें, मीडिया को मीडिया ही रहने दें। हम जो रिपोर्ट करते हैं, जो सुनी बातें हैं, जो कांग्रेस कहती है वो रिपोर्ट करते हैं, जो बीजेपी बयान देती है वो रिपोर्ट करते हैं, हम कोई अपने से नहीं करते। और अगर हम डिफेंस की चीजों पे रिपोर्ट करते हैं तो उनमें भी बहुत बार मीडिया ने, मुझे आज भी याद है जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा केरोसिन घोटाला हुआ था, उसको मीडिया ने ही बाहर निकाला था। डिफेंस के बीच में हुआ था। चीजें मीडिया से बाहर आई हैं। आरबी उपाध्याय साहब, मैं दोनों गेस्टों के पास थोड़ी देर बाद आऊंगा। आरबी उपाध्याय जी, एज ए जर्नलिस्ट अगर आप बात करें, जो खजूरिया साहब कह रहे हैं, मीडिया का एक दुर्भाग्य कहूंगा मैं कि बिना डंडे के, बिना हथियार के वो एक ऐसे फौजी की लड़ाई लड़ता है अक्सर, जहां पर तमाम तरह के खतरे होते हैं। हमने राहुल गांधी का वो बयान भी दिखाया जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को कहीं ना कहीं कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया। हमने निर्मला सीतारमण की वो बात भी बताई जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। हमने अमित शाह की वो बात भी दिखाई जिसमें कांग्रेस पर हमला बोला गया। लेकिन बावजूद इसके अक्सर हम पर ये आरोप भी लगते रहे और हमको एक तरह से कहीं ना कहीं सवालों के दायरे में डाला जाता है कि हमसे किसी की कोई जरूरत नहीं है, और हमें ऐसा लगता है कि हमारे बगैर शायद, बड़ा मैं माफी के साथ कहता हूं, मीडिया के बगैर कोई भी राजनीतिक दल चलना नहीं चाहता। बाकायदा प्रवक्ताओं की एक बड़ी फौज है, बाकायदा उनके सिलेक्शन के लिए एग्जाम होते हैं। उपाध्याय जी, राजनीति का स्तर यह हो गया कि जब वो मीठा मीठा तो कहते हैं, गप गप कहते हैं, और वो कड़वा कड़वा थू थू, ये क्या है मामला? देखिए, 2 चीजें हैं। मैं डेली देखता हूं किसी चैनल पे कि जब हम बात अपनी रख रहे होते हैं, विश्लेषण कर रहे होते हैं, तो वहां क्या होता है, अगर आपके हक में जा रहा है तो ठीक है, अगर आपके अगेंस्ट जा रहा है तो आप कहेंगे नहीं ये तो अभी कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, कांग्रेस वाला कहेगा बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, लोकतंत्र का स्तंभ है एक्चुअल में।
जो भी मीडिया है, और मीडिया ही इन सब, जहां पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कर पाती हैं, आंदोलन नहीं कर पाती हैं, जनता की आवाज नहीं बन पाती हैं, वहां एक मीडिया ही सहारा होता है जो जनता की आवाज बनता है और सच्चाई को उजागर करता है और सामने रखता है। देखिए ये क्रिएट कहां से हुआ, राफेल का मामला क्रिएट हुआ कहां से, इन्होंने क्रिएट किया। इन्होंने कहा कि भी एचएएल की अभी कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन एचएएल के जो एक्स मुखिया हैं उन्होंने कहा हम कैपेबल थे, हम पहले भी हमने काम किया है और हम ये भी बना सकते थे। नंबर 1। नंबर 2, कोई ऑप्शन नहीं था। ये कहते हैं हमने ऑप्शन दिया, सरकारों का कोई लेना देना नहीं है, सरकार के बीच में नहीं है, ये कंपनी का मामला है। लेकिन जब एक एक्स वहां के रिटायर्ड मुखिया ने ये कह दिया कि भाई ऑप्शन नहीं दिया गया हमें, जब अभी डील कर रहे थे तो एक अंबानी का रिलायंस ग्रुप था और बोला ठीक है ये पार्टनरशिप रखेंगे, तो ऐसा नहीं होता। देखिए फेयरनेस आपको दिखानी होगी, ये कहने से नहीं है। ठीक है अगर उनका सहयोगी या तो उनके ऊपर छोड़ते या ऑप्शंस देते भी यही हमारे पास है। लेकिन मैं चलिए इसमें एक और जानकारी दे देता हूं संजय गुप्ता जी को। संजय जी मैं दोबारा से आपके पास डिबेट पे आना चाहता हूं, हालांकि मैं आज चाहता था कि आज क्लियर करें आप, लेकिन मैं चाहता हूं कि सवाल यह है कि आपकी एक तो शिकायत क्या है। आपकी एक तो ये शिकायत है कि अंबानी को क्यों जोड़ा गया, लेकिन एक ऑफसेट सिस्टम बना था वो आपकी ही सरकार ने बनाया था, मैं आपको याद दिला दूं। उसमें यह था कि 30% जो भी कंपनी खरीदेगी वो भारतीय होगा और उसमें कंपनी को कोई भी मेंशन करने की पावर नहीं थी, यानी कोई पाबंदी नहीं थी कि वो एचएएल को ही हो। तो ये तो स्टेप आपने ही उठाया था। हालांकि मैं संजय भंडारी की बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इस पे रहना चाहता हूं। मैं आप पे यही बात, पहले अगर आप कहें इसका जवाब दूं या दूसरी बात का जवाब दूं, मैं ये कहना मैं खाली साहब ये कहना चाहता था, जब बात आती है कि जब कांग्रेस एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी है उसको हम जोड़ते हैं पाकिस्तान के साथ, तो इसमें मन में तकलीफ होती है। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, आपके सामने पक्ष रखने आया हूं, और उस पक्ष में जब ये बात आती है कि ये तो आपके थे सर, एक मिनट सर, मैं अपनी बात कह के खत्म करूंगा। आप अगर उसके अंदर आरोप अगर ये लगाएंगे या ये कहने जाएंगे तो उसमें तकलीफ होगी। तो मैंने उसमें सिर्फ इस बात पे स्पष्टीकरण दिया, मैंने कतई नहीं कहा कि मीडिया की हमें आवश्यकता नहीं है। नहीं, हम उस पर नहीं संजय जी आपको तकलीफ होती है तो आप वहां पाकिस्तानियों को जवाब दीजिए कि हमारे बीच में इंटरफेयर मत करें, आपको तो मजा आता है। आप अपनी बात रखें। दूसरी बात, अब आपने जो बात कही है ऑफसेट की भी बात कही है, जो बात अभी उपाध्याय साहब ने कही मैं उसमें जोड़ रहा हूं। एचएएल के पूर्व डायरेक्टर ने कहा कि जब सुखोई विमान हम देश के अंदर बना सकते हैं, उसकी सारे काम हम पूरे कर सकते थे, तो हम इसको पूरा क्यों नहीं कर सकते थे। ये बात हमने सामने रखी थी। मगर उसके बावजूद भी जब आउट ऑफ द वे जाकर के आप एक ऐसी कंपनी को ठेका देते हैं जिसका एक्सपीरियंस कुल 11 दिन का है, और कहां एक एचएएल है, अगर आपके टाइम में संजय भंडारी को मिलता तो नहीं सर, तो वो भी गलत होता। अच्छा। वो भी गलत होता, उसकी भी जांच हो जानी चाहिए थी, उसके खिलाफ भी इंक्वायरी होनी चाहिए थी। हम बताइए विपक्ष के नाते एक डिमांड कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें पाकिस्तान समर्थन करे तो भाई साहब हमारा क्या इसके अंदर कसूर है। हम एक डिमांड कर रहे हैं, उसका समर्थन कोई भी कर सकता है। खंडन क्यों नहीं करा? नहीं, बिल्कुल खंडन आएगा। अगर आपके पक्ष में बोले पाकिस्तान को आपको बहुत बढ़िया है, आप उसका खंडन नहीं करेंगे, आप उसका जवाब नहीं देंगे, लेना देना नहीं है। आपको ट्वीट करके टैग करेंगे तो आप उसका जवाब नहीं देंगे। पाकिस्तान की नीतियों का विरोध करते हैं। अभी 2 दिन पहले हमने इमरान खान की उसी नीति का विरोध करते हुए सिद्धू जी वहां पहुंच के बाजवान को देश डालते हैं, जो कि हमारे सैनिकों के कत्ल का जिम्मेदार है कि वो देशभक्त नहीं है, तो इस बात से तकलीफ होती है। सिर्फ मैंने ये निवेदन किया। ठीक है, जनार्दन जाटव जी आपकी क्या नाराजगी है? मेरी नाराजगी नहीं है, जैसे ये बार बार कह रहे रिलायंस, मैं इनको बता देता हूं कि डासोल ने कहा था कि अगर एचएएल विमान बनाती है तो हम उसमें गारंटी का ठप्पा नहीं लगाएंगे। ये डील वहीं कैंसिल हो गई थी। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, मेरी बात भी ध्यान से 2 मिनट सुन लीजिए संजय जी। दूसरी बात, नेशनल डील्स ने कहा था कि मैन पावर आवर्स की कमी, ये प्रोविजन पूरा फिलअप नहीं हुआ था, इसलिए एचएएल को ये डील क्लियर नहीं हुई थी, उनको डील नहीं मिली थी। दूसरी बात, एचएएल को और काम मिले थे, ये कहते हुए एचएएल को बिल्कुल हटा दिया, ऐसा नहीं था। एचएएल को 272 30 MKI विमान का काम मिला है। मेरे काबिल दोस्त ये भी जान लीजिए आप और उसको पहचान लीजिए। चलिए, दूसरी बात, ये चौथी हो गई जी, जो 4 बातें होगी। इन्होंने बोला देश के प्रधानमंत्री के ऊपर अब शब्द बोलते हैं। चलो ठीक है जी, आपने देश के प्रधानमंत्री को बोल दिया, किनारा कर दिया, आप बोलिए, आपका मुंह है, आपकी अपनी भाषा, कुछ बोल सकते। एसबी देव, उप वायुसेना प्रमुख, उन्होंने बोला कि ये खूबसूरत और क्षमता वाला विमान है, ये इन्होंने उसको भी नकार दिया। क्या भाई वायुसेना का आदमी जो विमान को, चलिए अभी एक मिनट, अब जरा एक मिनट जनार्दन जी, आपने कहा कि एचएएल को लेकर आपने कई बातें बताई, 3-4 बातें बताई। अब आप यह भी बता दीजिए कि अनिल अंबानी की कंपनी को, रिलायंस डिफेंस को कितना एक्सपीरियंस था और आपको वहां तक ले जाने का क्या क्राइटेरिया था, ये और बता दीजिए। देखिए, इन्होंने एक ऑप्शन खुली रखी थी कि जरूरी नहीं कि एचएएल को ही डील जाएगा,
ये डील किसी को भी जा सकता है। आपने जैसे भी इस टाइम में थोड़ा सा बयान दिया, अगर उनको जाता तो इनको एतराज क्या है? नहीं, किसी को भी, मतलब कोई भी हो सकता है। कोई का मतलब मुकेश, रिलायंस कंपनी देश की मानी जाने कंपनी है, मेरे काबिल दोस्त अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं, मैं ये काबिल है, मैं काबिल नहीं हूं, मैं तो बहुत एक आम सा आदमी। मुझे तो ये मालूम करना था कि डिफेंस के अंदर रिलायंस का कितना एक्सपीरियंस है, मैं जानना चाहता हूं। मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा, मैं तो सिर्फ जानना चाह रहा हूं। खालिद साहब जी, इन्होंने एक बात बड़ी कही कि भी HAL जो बना था उसकी क्वालिटी एश्योरेंस के लिए वहां मना कर दिया उन्होंने। तो देखिए, दो चीजें हैं, जिसको एक्सपीरियंस है और एक गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती है। मानिए भी जैसे BSNL है तो हम BSNL को प्रमोट करेंगे, वो सरकारी उपक्रम है, वो बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। एक्चुअल में इंडिविजुअल से नहीं बढ़ता है, लेकिन वहां प्रधानमंत्री जी ने भी वहां भी एक्चुअल में BSNL को छोड़कर जियो का ऐड किया। और यहां की बात करते हैं, आप देखिए HAL को एरिया के भी एक्सपीरियंस था। वहां अगर सरकार उनको कहती कि नहीं भी हम क्वालिटी बिल्कुल करेंगे और क्वालिटी के और जो मेजरमेंट होते हैं वो फुलफिल करेंगे, और HAL को में तो मिल जाता। कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं, यही लास्ट में कमेंट खजूरिया साहब से लेना चाहूंगा। लास्ट कमेंट मैं अपनी लास्ट बात खत्म कर दूं। लगता है रिलायंस को कोई ऐसा एक्सपीरियंस था जो डिफेंस में के मामले में आपको, जहां तक आपने कवर किया है? जी, मेरे ख्याल से तो रिलायंस को उतना एक्सपीरियंस नहीं था जितना कि HCL की बात होती थी। मगर मैंने आपको पहले ये बात कही कि इस सरकार पर सबसे ज्यादा आरोप ही यही लगते रहे हैं कि बड़े व्यवसायी घरानों को बड़ी डील्स में इन्वॉल्व करना या वो करना। हाँ, शायद उनको किया गया है, उनके किस एक्सपीरियंस के बलबूते में किया गया है, क्या डॉक्यूमेंटेशन देखी गई है, इसका बेहतर जवाब सरकार दे सकती है। यही सच है। आज सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ी सी तलखी हुई, हालांकि उसके लिए हम चाहेंगे क्योंकि हमारे आप सम्मानित मेहमान हैं, लेकिन हमको लगता है कि एज ए मीडिया हाउस हमारा भी एक फर्ज था कि हम उसका जवाब दें। यही सच में हमने आज जानने की कोशिश की और एक डिबेट के साथ हम बात कर रहे थे कि क्या देश की सुरक्षा को लेकर भी अगर राजनीति होगी तो क्या होगा। यही सच में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।